जी। तो मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के सन प्रत्यय ये दिए गए थे मैडगल के द्वारा। सेकंड नंबर का आपका आंसर सही है। ठीक है, हमारा पोल गलत था। अगला है टोलमैन, तो ये भी आपके 6 हो गए। 6 सन प्रत्यय के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। और अधिगम के क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अधिगम के क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके द्वारा किया गया। पूजा गुप्ता जी स्वागत है। अधिगम के क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो अधिगम के क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कोर्ट लेविन के द्वारा। ठीक है। इन्होंने 1917 में मनोविज्ञान से संबंध प्रस्तुत अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जी संस्कृति जी स्वागत है, बहुत कम आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला है शन प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। तो शन प्रत्यय निर्माण जो प्रक्रिया है उसका पहला सोपान क्या है। विश्लेषण, तुलना, अवलोकन या पृथक्करण। ठीक है। शन प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। चलिए यहाँ फिर भी अच्छा आंसर आया। तो शन प्रत्यय निर्माण जो प्रक्रिया है उसका पहला सोपान है अवलोकन करना। ठीक है। तो इसमें पहला सोपान आता है आपका अवलोकन। क्लियर। थोड़ा जल्दी आंसर देते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सीखने में पलायन किस पर आधारित है। तो सीखने में जो पलायन है वो सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, ए बी दोनों पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी शीतल जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर देते जाएंगे। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है। ए और बी दोनों पर। क्लियर। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन पर। तो यदि विद्यालय में बालक को भय का वातावरण एवं कठोर दंड प्राप्त होता है तो यह विद्यालय से दूरी बनाता है, तो नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित होगा। केवल नकारात्मक होगा क्या। पोल लेट आ रहा है। जी यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, दोनों। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। तो अनुक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। ठीक है। अनुक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। जी। जी नहीं, आज तो वही टाइम होगा, आप आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका अनुक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेटर कंडीशन। ठीक है। ऑपरेटर कंडीशनिंग से इसका जन्म माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। अगला है युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी विषय वस्तु दी गई है, तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है बताइएगा। स्किनर चूहा, थार्नडाइक बिल्ली, पावलव कुत्ता और कोहलर कबूतर। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 100% आंसर कोहलर
कुत्ता। ठीक है, तो कोहलर का संबंध किसके साथ है? वनमानुष पर किया गया था इनका प्रयोग, इसमें इन्होंने क्रियाप्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांतों में किन पदों पर विशेष बल दिया है? तो इन्होंने अपने सिद्धांतों पर किस पर विशेष बल दिया है? बताइएगा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया गया है इनके द्वारा? ठीक है, तो इनके द्वारा उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है, गार्डन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो गार्डनर के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? बताइएगा, गार्डनर द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 क्वेश्चन छूट गए आपके, क्यों? जी, सलोनी जी स्वागत है। तो गार्डनर द्वारा बुद्धि के जो प्रकार बताए गए हैं वो हैं 7। कौन कौन से हैं? तो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये 7 प्रकार गार्डनर द्वारा बताए गए हैं, जो सभी प्राणियों के पास कम से कम 7 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की कितनी कोटियां बताई हैं? तो अधिगम की कोटियां बताइएगा, मनोविज्ञान ने अधिगम की कितनी कोटियां बताई हैं? और उनका नाम भी बता दीजिएगा। ठीक है, जी प्रवीण जी स्वागत है। ठीक है, तो अधिगम की कोटियां बताई गई हैं 5। शाब्दिक जानकारी, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीति, पेशी कौशल और अभिवृत्तियां। ठीक है, ये 5 अधिगम की कोटियां बताई गई हैं। अगला है, मैग्रे ने बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतकों को जटिलता के अनुसार कितने स्तर में वर्गीकृत किया है? तो बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतकों को जटिलता के अनुसार कितने स्तरों में वर्गीकृत किया है? क्या रिपीट? जी, 4, 20, 8 या 12? ठीक है, तो इनके द्वारा 8। ठीक है, रितु जी स्वागत है। तो 8 प्रकार में इन्होंने वर्गीकृत किया है, जिसमें से उद्दीपन, प्रत्याभिज्ञान और अनुक्रिया उत्पाद उत्पन्न करना, प्रक्रिया अनुपालन, परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, विभेदन, संकल्पना निर्माण, नियम विनियोग या फिर समस्या समाधान। ये 8 हैं। ठीक है, अधिगम को 8 स्तरों में बताया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? तो शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि के द्वारा अधिक होता है? जी प्रिया सेंगर जी गुड मॉर्निंग। शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? ठीक है, तो विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, ट्यूशन देने से या फिर अपने विषय से संबंधित साहित्य से। जी टॉमनी दास जी स्वागत है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अपना जो साहित्य है उसके साथ, तन्मय दास जी। ठीक है, अगला है शिक्षा में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता था। तो शिक्षा में किंडरगार्टन विधि जो है उसके जन्मदाता कौन थे, बताइएगा। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता, बहुत बढ़िया, 100% आंसर। इसी तरह आंसर देते जाइए। जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इस विधि के जन्मदाता थे फ्रोबेल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा भूलने के सिद्धांत के साथ संबंधित है। 20 सेकंड में आप लोग आंसर दे दिया करिए। जैसे पोल आपके पास आता है वैसे आपको आंसर दे देना है, कमेंट पर बता देना है कि हमारा आंसर डन हो गया। उसके बाद हम पोल को बीच में कंप्लीट कर देंगे। तो कौन सा भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। तो भरपूर तुक्के का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। जी पोल नहीं आया क्या सभी के पास। शायद ऐसा कुछ मामला है कि सभी को पोल नहीं मिला, या सभी को मिला पोल, आंसर ही गलत दिए हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी जो अवरोध है यह भूलने से संबंधित होता है। ठीक है, इसका संबंध भूलने से होता है, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य विषय वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। मिश्रित व विचार सह वर्ग विधियां स्मरण की मुख्य विधियां होती हैं। तो जो दो ऑप्शन है आपके, मिश्रित और सह, ठीक है, ये कौन सी विधियां हैं, मुख्य विधियां हो जाएंगी, इनको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बुनर के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक चमक, शोर, गति, विविधता से प्रभावित होता है तथा बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। तो बुनर के अनुसार, जो बुनर का जो प्रतिबिंबात्मक और छायात्मक का सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है। ठीक है जी, तो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक चमक, शोर, गति एवं विविधता से प्रभावित होता है और बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। ठीक है, तो किस अवस्था में, बताइए। हमने इसका नाम भी बताया आपको, फिर भी आंसर आया 19%। ठीक है, तो प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, या छायात्मक अवस्था में हमारा मानसिक प्रतिबिंब के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं और बालक इनके साथ प्रभावित होता है और दृश्य स्मृति का विकास बालक में होने लगता है। क्लियर। अगला है, व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना। ये किन्होंने बताया था, जी अविनाश कुमार राय जी, गुड मॉर्निंग। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, बहुत बढ़िया आंसर। जी हंसा जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। तो क्या है, डाउट है, पोल रॉन्ग है, कोई बात नहीं सर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, पोल रॉन्ग होगा तो अच्छी बात है, उसको भी देख लिया जाएगा, और यदि आपका आंसर रॉन्ग होगा तो वो भी चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हमारा पोल गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इन्होंने बताया था, जेपी गिलफर्ड ने बताया था कि व्यवहार के साथ व्यवहार में परिवर्तन। क्लियर है या डाउट है।
क्लियर होता तो आंसर भी क्लियर आता, डाउट होगा तभी आंसर गड़बड़ आया है। डी होना चाहिए, बिल्कुल सर, 1 मिनट। जी, जेपीजी द्वारा कहा गया था, बिल्कुल सही आंसर है हमारा ये सी। ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर है हमारा सी, क्लियर है। नेक्स्ट है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि बच्चा अपने परिवेश का कोई निष्क्रिय शिकार नहीं है, बल्कि सीखना बच्चे के द्वारा आवश्यक अनुभूति की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवेश का कोई निष्क्रिय शिकार नहीं है, बल्कि सीखना बच्चे के द्वारा आवश्यक अनुभूति की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। चेक कर लीजिए आंसर आप लोग, उसका आंसर है आपका गिलफर्ड, गिलफोर्ड। जी, तो ये स्नैक के द्वारा कहा गया था, डोनाल्ड द्वारा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प पहले मनोविज्ञान के शिक्षा शास्त्री थे, तो वे ये सब जानकारी देते थे। जी आशा जी, स्वागत है। डोनाल्ड के अनुसार बच्चा अपने परिवेश का कोई निष्क्रिय शिकारी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने व भूलने की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में चलती है, तो कब चलती है सीखने और भूलने की प्रक्रिया? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर आजीवन अवस्था में? तो सीखने, जो हमारा सीखने और भूलने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती है, सतत चलती रहती है। ठीक है, आजीवन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है, तो प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है, कौन सी देन है? आगमन निगमन विधि देन है, करके सीखना, योजना पद्धति, या फिर उपरोक्त सभी? जी, तो यहाँ पर आपका आंसर है प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की देन, तो प्रयोजनवाद योजना पद्धति। ठीक है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की देन योजना पद्धति है। क्लियर? अगला है आपका, कोह वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? कोह वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, तो कोह वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है आपका? क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। कृतिक, क्रमिक और नैतिक विकास का सिद्धांत कोह वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत है। अगला है, अनुभवीकरण का निहितार्थ सीखना है। अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया, तो किसके द्वारा किया गया विभिन्न मतों का प्रतिपादन? अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में।
ठीक है, तो यह प्रतिपादित किया गया जी डेविड कोहेन एवं वाकर के द्वारा। अगला है डेविड कोहेन वाकर ने अनुभव को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ये क्षेत्र कौन से हैं या ये भाग कौन से हैं जिन 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, ये कौन से हैं? बहुत बढ़िया, तो 200% आंसर। ठीक है, अब आपसे 3 पूछे गए हैं तो 3 यही दोनों होंगे, इनमें से कोई तो होगा नहीं कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी। नेक्स्ट है जन्म के उपरांत प्रथम कितने महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्व वाक अवस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व वाक अवस्था, ये यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, पूर्व वाक अवस्था कहते हैं। जन्म के उपरांत प्रथम कितने महीनों में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को वाक अवस्था, पूर्व वाक अवस्था कहते हैं। जी जी, सी टेट एमपी टेट वाले बिल्कुल लगे रहें तैयारी में, मिशन जनवरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रथम 15 महीने। प्रथम 15 महीने में होने वाला जो भाषा विकास होता है उसको पूर्व वाक अवस्था कहते हैं। क्लियर? डाउट है? चलिए, तो अगला प्रश्न है भाषा विकास की किस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, परेशानियों एवं जरूरतों का हाव भावों अथवा अभिव्यक्तात्मक वाचकता आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है? तो भाषा विकास की किस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, परेशानियों तथा जरूरतों का हाव भाव एवं अभिव्यक्तात्मक वाचकता आदि के द्वारा उनको व्यक्त करता है? तो किस अवस्था में करता है बालक? पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था, पश्च वाक भाषा विकास अवस्था, ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, भरपूर तुक्के का उपयोग किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हाव भाव या अभिव्यक्तात्मक वाचकता के साथ हमको किसी वस्तु को व्यक्त करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? यदि पूर्व वाक अवस्था, यदि हम बोल सकते तो उसमें हमको हाव भाव द्वारा व्यक्त करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपका आंसर होगा पूर्व वाक। ठीक है, पूर्व वाक भाषा विकास, ना कि पश्च। नेक्स्ट है पूर्व वाक भाषा की अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं को प्रायः कितने प्रकार से अभिव्यक्त करता है? तो पूर्व वाक भाषा अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं को प्रायः कितने प्रकार से अभिव्यक्त करता है? तो उसकी जो संचार आवश्यकता है उसको कितने प्रकार से व्यक्त करता है? ठीक है, तो एक तो सभी लोग जानते हैं रोदन यानी रोना, सरिता जी स्वागत है। एक तो बालक रोता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? बड़बड़ाता भी है, अपने आप में बड़बड़ाता रहेगा, ठीक है। अपने हाव भाव व्यक्त करेगा और संवेगिक अभिव्यक्ति, वह कुछ ना कुछ गति भी करेगा, संवेगिक गति द्वारा व्यक्त करेगा, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग धीरज जी, स्वागत है। तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 4 प्रकार से वह अपनी भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसको बताता है, ठीक है, अपनी संचार आवश्यकताओं की
पूर्ति करता है। लगभग कितने माह की आयु के उपरांत होने वाली भाषा विकास की अवस्था को पश्च पश्चवाक अवस्था कहते हैं। तो कितने महीने के उपरांत जो भाषा विकास की अवस्था को पश्चवाक अवस्था कहा जाता है। तो ये तो 100% आंसर आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हमने किया। नमस्कार। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले कंप्लीट किया था प्रश्न, जिसमें हमने जाना था कि पूर्व वाक अवस्था क्या होती है। तो 15 माह तक ये यदि ये चलती है तो पश्च पूर्व के बाद आएगा, तो 15 माह होगा कि नहीं होगा। तो 15 माह के उपरांत ही पश्च वाली अवस्था शुरू होगी। फिर भी बहुत कम आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन क्या है। तो बताइएगा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन क्या होता है। जी, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन ऐसा परीक्षण जहां परीक्षांक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है। ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विषय वस्तु गौण हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को सर्वो सर्वा बना दिया जाता है। किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखा जाता है। तो जहां पर क्या होता है कि मूल्यांकन जहां पर व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, मतलब उसके व्यक्तित्व को देखा जाए विद्यार्थी को, ना कि उसे उसके जो विषय वस्तु है उसको देखा जाए। विषय वस्तु क्या हो जाती है, गौण हो जाती है, और व्यक्तित्व उसका प्रभावी हो जाता है। तो वह मूल्यांकन क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ठीक है, अगला है नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो नैतिक जो मूल्य हैं उनके प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सुषमा तोमर जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर देते जाइए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन आंसर आपके बहुत कम आ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि तैयारी आपकी कहाँ जा रही है। जी कौशल्या जी गुड मॉर्निंग। तो नैतिक मूल्यांकन के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पोल नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं सर, दोबारा से पोल दे देते हैं सर। ठीक है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो नैतिक मूल्य के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यदि हमारे अंदर स्वयं में नैतिक मूल्य हों तब हम छात्रों को भी नैतिक बनाएं। बहुत बढ़िया, 100% आंसर, दोबारा पोल देने पर भी 100% आ गया, ये भी अच्छी बात है। तो 30 प्रश्न आपके शायद कंप्लीट हो चुके हैं बाल विकास के। और प्रश्न करने हैं या फिर चले ईवीएस में। ठीक है, देख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में 33 पोल आए हैं शायद, तो 30 प्रश्न तो कंप्लीट हुए होंगे। पहले नंबर पर हैं आशीष जी, दूसरे पर तब्बू जी, तीसरे पर सोनपाल जी, चौथे नंबर पर पूजा जी, पांचवें पर सारिका जी, छठे पर आशुतोष जी, सातवें पर शर्मिला जी, आठवें पर अजमत जी, नौवें पर मंजू जी, 10वें पर साबरीन जी। लेकिन आंसर बहुत कम आ रहे हैं, इस बात का विशेष दुख है। ठीक है, आगे चलते हैं ईवीएस में। ठीक है, तो ईवीएस का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो वह कौन सा बंदरगाह है जो क्या है, जी, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्व तट का सबसे गहरा भूवर्ती चारों ओर से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। सभी लोग थोड़ा जल्दी से आंसर देते जाएंगे। जी, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब यहाँ पर। तो आपका आंसर है यहाँ पर विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जल्दी से बिल्कुल आंसर, तुरंत आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड का 15 सेकेंड का पोल ही आपको मिलेगा। तो CO2। ठीक है, अगला है
इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होगा? कचरा, कचरा, कचरा या फिर अपशिष्ट? जी, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, कचरा, ये क्या होता है? होता है जल प्रदूषण का कारण हो सकता है, नहीं हो सकता? रेडियोधर्मी कचरा भी हो सकता है, कृषि जनित कचरा भी हो सकता है, जबकि खनन कचरा उसका लिए जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण के लिए स्रोत नहीं है, अन्य जल प्रदूषण के स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। तो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? जी, किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? जी, खनन मतलब जो खुदाई की जाती है, जो आवश्यक नहीं कि उससे जल प्रदूषण होगा। ठीक है, लेकिन उद्योगों से जो दूषण होता है, या फिर रेडियोधर्मी जो कचरा निकलता है, कृषि जनित जो कचरा होता है, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कौन से पृष्ठ में? 4 नंबर में। जी, तो बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ठीक है, आंसर है यहाँ पर आपका बी। क्या डाउट है बताइएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का कार्य। जी, ग्राम पंचायतों का कार्य। गुड मॉर्निंग बस जी, स्वागत है। सभी लोग आंसर देते जाएंगे। जी, महेंद्र जी स्वागत है। थोड़ा क्लास को समय से ज्वाइन किया करिए। हमारे बाल विकास के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हम जा रहे हैं ईवीएस कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। जी, ये सभी कार्य हैं पंचायत के। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो पर्यावरण अपघटन के कारण कौन से खतरे होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हो सकता है? ठीक है, पर्यावरण अपघटन के द्वारा उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरे। जी, डाउट है? तो पर्यावरण अपघटन के कारण क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़ या अत्यधिक वर्षा। ठीक है, ए भी पॉजिटिव है। भूस्खलन भी हो सकता है। क्लियर क्या होगा आंसर? बी होगा कि डी होगा? डी होगा। चलिए, तो डी आंसर दे देते हैं। पर्यावरण अपघटन। जी, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? कौन से राज्य में यह परियोजना है? ठीक है, तो यह क्या होगा यहाँ पर? केरल।
उत्तर प्रदेश। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण। जल प्रदूषण या जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है? थोड़ा सा जल्दी आंसर देते आइएगा जी। जल जनित या जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? अतिसार। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बताना है आपको। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फिर कोई नहीं। बहुत बढ़िया, 100%। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है? कौन सी प्रतियोगिता कराई जाती है जी? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता कराई जाती है? बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, तो ये महोत्सव है, प्रतियोगिता तो नहीं है, कोई उत्सव है एक प्रकार का। ये प्रदर्शनी है, ये समारोह है। तो ग्रीन ओलंपियाड बचा आपका। ठीक। नेक्स्ट है आपका सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, स्मरण शक्ति को बढ़ा मजबूत करती है, बच्चों की एक समय सोचने की योग्यता विकसित करती है, या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो यह क्या है? सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सोनम जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है स्कूलों। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो कौन सी रणनीति कारगर होगी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, मानसिकता को बदलने के लिए? ठीक है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बदलाव, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या परीक्षा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? पाठ्यक्रम में पर बदलाव और गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। मतलब कुछ ऐसे क्रियाकलाप होने चाहिए जिनके द्वारा बच्चे अनुभव के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा या फिर अन्य प्रक्रिया द्वारा उसका शिक्षण प्राप्त कर सके, उसमें अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? कविता जी, निधि जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, या फिर नागरिकों का के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो उपलब्ध कराए किए गए मूलभूत अधिकार हैं उनका उद्देश्य क्या है आपका? जी, बहुत स्पीड में चलना है थोड़ा सा। डी, नागरिकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है मानसिक सामाजिक विकास में कौन सा आयाम या कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो सामाजिक में कौन सा विषय शामिल नहीं है बताइएगा जी। 10 सेकेंड में आंसर दे देना है आपको। ठीक है, तो व्यवसायिक शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? तो अंकों के आधार पर कौन से पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? ठीक है, स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की, या फिर उपरोक्त सभी की। अंकों के आधार पर किसका टेस्ट नहीं किया जा सकता? बहुत बढ़िया। अगला है आपका इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो पर्यावरण समस्या कौन सी नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन।
तो पर्यावरण समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, 100%। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण शिक्षा का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? जी, पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है? बताइएगा। जी, तो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है? कि जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली के अंदर सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, अथवा संतुलित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। लेकिन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो क्या होती है? सतत होती है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। बताइएगा, नीली क्रांति। पहले नीली क्रांति बताइए, उसके बाद सभी बता दीजिएगा। नीली क्रांति पहले तो बता दीजिए कौन सी है, उसके बाद बता दीजिएगा बाकी सब। जी, प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर नीली क्रांति है आपका मत्स्य उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति यानी सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। अगला है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? बताइएगा, मानव पर्यावरण का एक घटक कौन सा नहीं है? जी, मानव पर्यावरण का एक घटक कौन सा नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। बहुत बढ़िया, भूमि मानव पर्यावरण के एक घटक नहीं है। यदि भूमि नहीं हो तो फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो आंसर सर भूमि नहीं होगी, आंसर है आपका धर्म। धर्म मानव पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। मृदा, समुदाय, जनसंख्या, ये सभी मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है पिघले हुए मैग्मा में निर्मित चट्टान। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? बताइएगा। जी, ठीक है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान। बहुत बढ़िया, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है? जी, आग्नेय चट्टान। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी के में उत्पन्न हलचल के द्वारा जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, और ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण होता है। इन्हीं शैलों में ताप दाब अपरदन की क्रिया के द्वारा रूपांतरित और अपसादी शैलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है? तो वह कौन सी गैस है? 10 सेकेंड में आंसर चाहिए। ठीक है, कौन सी गैस है जो हमें सूरज की घातक किरणों से बचाती है? बहुत बढ़िया। अगला है आपका जल। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जी, बताइएगा। जब वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन होगा ये। 100% आंसर नहीं आया तो फिर बहुत गलत बात है। जी, तो क्या होती है? संघनित होकर, जब जलवाष्प वायुमंडल में आप संघनित होकर क्या करती है? द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसको कहा जाता है बरसात। ठीक है, बादल पृथ्वी पर गिरते तो नहीं है, तो बादल तो नहीं हो सकता, बर्फ भी नहीं गिरती है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्षा होना। नेक्स्ट है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बताइएगा, कटीली झाड़ियाँ। जी,
कटीली झाड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जहां पर क्या होगा, गर्म और शुष्क क्या होगा, मरुस्थल। नेक्स्ट है स्वर्णिम रेशा। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, जूट को या रबर को? बहुत बढ़िया, जूट को कहा जाता है। चाय को कहा जाता है वैसे तो, है ना? डाउट है? क्या होगा यहाँ पर आंसर? डी। स्वर्णिम रेशा कहा जाता है जूट को, पटसन को? जूट को कहा जाता है सर। क्लियर है आंसर आपका? बी। जी सुशील जी, स्वागत है। क्या होगा आंसर? जूट को, जिसको हम पटसन भी कहते हैं, ठीक है। जी सी है आंसर, जूट या पटसन, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे भी कपास क्या होता है, श्वेत होता है, स्वर्णिम होता नहीं है। इसी से आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का, जी कपास सही नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी अविनाश जी, स्वागत है। सभी लोग क्लास को 7 बजे ज्वाइन किया करिए। 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है। 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं। और 9 बजे जो क्लास होती है उसमें हम हिंदी और संस्कृत कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शाम को 9 बजे हिंदी और संस्कृत एक ही क्लास में आपकी कंप्लीट होती है। वहाँ पर भी हम 60-60 कुछ 30-30 क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर भी हम 30-30 क्वेश्चन करते हैं। वैसे हम यहाँ पर जल्दी ही क्वेश्चन करेंगे 40-40 दोनों सब्जेक्टों के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है मानव निर्मित या मानव जनित आपदा कौन सी होगी? मानव जनित आपदा बताइएगा। जी 8 बज गए क्या? कोई बात नहीं, दो दो क्वेश्चन और है। तो मानव जनित आपदा कौन सी है? ठीक है, वह होगी रासायनिक आपदा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के साथ संबंधित नहीं है? बहुत बढ़िया। अभी तक आप ग्रीन हाउस गैस यदि नहीं याद कर पाए, ग्रीन हाउस गैस आपको यदि अभी तक नहीं मालूम है, तो फिर क्या मतलब आपके आगे कंटिन्यू करने का, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इनको एक बार नोट कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैस है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोकार्बन, जबकि नाइट्रोजन इसमें नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण
कौन नष्ट हो रहा है? जी, ग्रीन हाउस गैस और पौधे किसको अवशोषित करते हैं, किस गैस को बाहर निकालते हैं। यदि आपको इतना नहीं मालूम है तो फिर क्या मतलब, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं? तो मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन समुद्री प्रदूषण के द्वारा नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, वैसे क्लास हमारी अभी 60 मिनट की हुई है, तो 60 मिनट में हमने आपको क्या करा दिए, पूरे क्वेश्चन करा दिए, 60 क्वेश्चन करा दिए। तब्बू जी पहले नंबर पर हैं, बहुत बढ़िया, 40 सही आंसर है। दूसरे पर पूजा जी 45, तीसरे पर आशीष जी 43, चौथे पर आशुतोष जी 40, पांचवें पर शौनपाल जी 39 सही आंसर हैं। छठे पर सारिका जी 34, सातवें पर पूरन जी 33, शर्मिला जी 8वें पर 32, मंजू 9वें पर 28 और हंसा जी 10वें पर 27 सही आंसर दिए हैं। बाकी लोग अपनी रैंक शेयर कर देंगे और इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे, लेकिन क्लास के बाद क्लास का रिवीजन करिए, पीडीएफ का रिवीजन करिए, प्रश्नों का रिवीजन करिए। यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है तो अगली क्लास में डिस्कस करिए। ठीक है जी, क्यूज भी होगी आज, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को पढ़ना है, कंटिन्यू करना है